नमस्कार, सत श्री अकाल सारे भाइयों को राम राम। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है? जो लोग कहीं भी रेफ्यूजी स्टेटस में गए हैं, स्पेशली यूएस, कनाडा, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो गए हैं और उनके स्पाउसेस को लेके आना होता है तो कैसे करते हैं, वाई डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं और ये प्रोसीजर कैसे होता है, क्या फाइल करना पड़ता है आफ्टर द कोर्ट मैरिज इज़ डन ओवरसीज़, जो थर्ड कंट्री में करते हैं, जब जहाँ पे आप रेफ्यूजी का स्टेटस के लिए अप्लाई करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओरिजिनली इंडियन सिटीज़न हो, भूटानीज सिटीज़न हो, पाकिस्तानी सिटीज़न हो या फिर यूरोपियन सिटीज़न हो और आपने अप्लाई किया है, असाइलम सीख किया है, जैसे यूएस में असाइलम सीख किया है, कनाडा में असाइलम सीख किया है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में असाइलम सीख किया है, उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो और उसके लिए आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आपकी स्पाउस कोई और थर्ड कंट्री सेटलमेंट से भी अलग से देश में है, जैसे आपने असाइलम फाइल किया है अमेरिका में और आपकी स्पाउस बिलोंग करती है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में, और फिर या फिर यूरोप में बिलोंग करती है या फिर लंदन से है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको किसी थर्ड कंट्री में, नॉट द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ के आप ओरिजिनल नेटिव हो, वहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट ट्रैवल टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, और आपको क्या करना होता है कि थर्ड कंट्री में ट्रैवल करना होता है। और आप एक ऐसे डेस्टिनेशन चूज़ करते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, अफोर्डेबल भी है, और आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो और आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर सकते हैं आपकी लाइफ की सेलिब्रेशन के लिए। और आपने चूज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल को चूज़ किया। आप ओरिजिनली इंडिया से हो, असाइलम सीख किया यूएस से, और नेपाल में शादी करने के लिए आ गए और आपने शादी भी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, और फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो करके शादी कर लिया, राइट। और अब स्पाउस को बुलाना होता है, और उस टाइम में क्या होता है कि स्पाउस का फाइलिंग कैसे करते हो? सबसे पहले ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने मैरिज किया, मैरिज के सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ बोलते हैं उसको। दूसरी बात है, वो सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेजिटिमेट शादी हुआ था, लेजिटिमेट पेपर्स के साथ हुए थे, और लेजिटिमेट विटनेसेस वगैरह भी वहाँ पे उपस्थित थे, राइट। ये सब चीज़ को का क्या होता है, कंसिस्टेंसी होते हैं। और ये सबमिशन करते हो, कहाँ सबमिशन करते हो? यूएससीआईएस में सबमिशन करते हो, वो है यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन इमिग्रेशन सर्विसेज उसको कहते हैं। वहाँ पे सबमिट करते हो, और वो किसको फर्दर उसको प्रोसीड करती है, कैसे? वो एनवीसी, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वीज़ा सेंटर में वो क्या करती है, फॉरवर्ड करती है उस डॉक्यूमेंट्स को, जो कहाँ पे है, न्यू हैम्पशायर में है वो, वहाँ पे फॉरवर्ड करती है, और वो एनवीसी उसको चेक करती है, रिव्यू करती है, एंड उसके बाद अगेन वो क्या होता है कि गोज़ बैक टू द यूएससीआईएस। और इसके अंदर कुछ चीज़ों इंक्लूड होती है। वो क्या इंक्लूड होती है? ये ना एफबीआई का चेकिंग भी इंक्लूड होती है उसमें। सब बैकग्राउंड्स वगैरह एफबीआई बैकग्राउंड चेक होती है, और उसके बाद एनवीसी फिर क्या करती है, असाइन करती है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के एम्बेसीज, जहाँ पे उनके स्पाउसेस, पार्टनर्स वगैरह है, वहाँ पे नियरेस्ट काउंसुलेट या फिर एम्बेसीज में वो असाइन करती है उनके इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉरवर्ड करती है। इस टाइम ये जो अपने पार्टनर्स होते हैं वो सही तरीके से अपना पुलिस क्लियरेंस, उनके आइडेंटिटीज़ सच एज पासपोर्ट्स, और उसके बाद उनके जो मैरिज सर्टिफिकेशन, विटनेस स्टेटमेंट्स, और उनके स्ट्रॉन्ग टाइज विद दी country of origin where they belong. So these are couple of things very important to file for the spouse visa. ये सब चीज़ें लगती है, और ये लगने के बाद जब आपकी इंटरव्यू डेट्स स्लॉट होती है, आप इंटरव्यूज़ के लिए चूज़ होते हो, और इंटरव्यूज़ अब देने के लिए जाते हो, ये सब चीज़ों का मिसमैच होना नहीं चाहिए। what you had submitted before the USCIS and what you had said to the again NVC again, and then
what was submitted during your legal marriage procedures in the third country. So ये सब चीज़ें they have to go hand in hand and has to be very consistent, and you should also qualify for the eligibility test होता है, वो उसको आप पास करना होता है, और ये सब करने के बाद ही आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होती हो. अगर कोई सा भी चीज़ मिसमैच होए और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया था वो अगर आप उस टाइम लेके नहीं आ सके, या फिर आप सबमिट नहीं कर सकते, और या फिर यू आर नॉट एबल टू शो द स्ट्रॉन्ग टाइज, या फिर आपके जो स्पाउस है they will also have to submit documents that they can sufficiently fund you, sufficiently will be able to support you financially in the country where they are taking you. ये सब चीज़ क्या होता है कि वो मेडिकेड में नहीं होना चाहिए. ये जो हाउसिंग बेनिफिट्स वगैरह होता है ना, ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स वगैरह देती है थर्ड जो कंट्री ऑफ रिसेटलमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सब देते हैं. अगर आपके स्पाउस ये सब चीज़ों के अंदर रह रहे हैं, ये गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस वगैरह ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, तो क्या होती है कि अगर कोई बंदा सुविधा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम जनरेशन और इनकम सोर्सेस बिलो द स्टैंडर्ड है, तो उसके बाद वो भी ट्रस्ट नहीं कर सकती है कि आपको फंड कर सकते हैं या फिर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो. सो दीज आर नॉट ट्रस्टेड थिंग्स. सो व्हाट यू हैव टू शो to the to the embassy, to the consular, that you can fully support your spouse, that you have a sufficient fund, that you have a sufficient income to support your spouse. Equally you are supporting yourself and to the person who is coming to the country. So ये चीज़ वगैरह बहुत मायने रखती है. और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होना चाहिए. ये भी उनको ना बिलीव होना चाहिए कि आप जब जाते हो उस कंट्री में बर्डन नहीं की, बल्कि यू आर अ कंट्रीब्यूशन टू दैट कंट्री. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको सही तरीके का वकील ढूंढना चाहिए जो इस चीज़ों में इमिग्रेशन में बहुत एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ये सब बातें पता होना चाहिए, सालों से इस चीज़ों में उनको काम करते हुए आपको देखना चाहिए, उनके वर्क हिस्ट्री क्या है वो आपको देखना. इसी केस को ऐसे केसों को हैंडल करके कोई सक्सेसफुल स्टोरीज़ वगैरह भी आपको ढूंढना चाहिए. जब आप लॉयर के पास जाते हो तो उनसे आराम से पूछ लो कि आपने ऐसा कोई केस ले रखा है, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ बताइए सर या मैडम करके आपको पूछना चाहिए. जब ये सब चीज़ें बैकग्राउंड्स वगैरह चेक करते हो, सो आप सही लॉयर के पास जाओगे जो एक्सपीरियंस है, तो आपको सही तरीके से वो गाइड करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे, उसी तरह आपके फाइलिंग भी होएगी और रिज़ल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा. अगर आप किसी कोई भी अननोन पर्सन या फिर किसी भी से भी मिलते हो, अगर उनकी बातों में आओगे या फिर कोई टैक्सी वाला, कोई होटल वाला, कोई भी अलग से पेशेवर जो होते हैं, लॉयर ने इमिग्रेशन का काम जिसने नहीं किया है, ऐसे किसी की सुनी हुई बातों पे आकर ऐसे फाइलिंग करोगे और सबमिशन करोगे, तो सही जाहिर सी बात है कि आप सक्सेसफुल रिज़ल्ट नहीं ला पाओगे. सो उसमें भी आपके बहुत एक्सपेंडिचर होने का एकदम सा 100% चांसेस है. So make sure that you go to a good lawyer who is experienced and give you the right guidance.